गद्यांश आ जाता है, तो वही गद्यांश देख लेते हैं। आप ये जानते होंगे कि पेपर 1 में एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है, ठीक है। एक गद्यांश होता है और दूसरा क्या होता है, पद्यांश होता है। लेकिन पेपर 2 जो है उसमें दोनों ही गद्यांश होते हैं, ठीक है। तो दोनों गद्यांश ही होंगे यहाँ पे, उनकी बातें की जाएंगी। तो अब जानते हैं, जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं गद्यांश को, सबसे पहले हम गद्यांश नहीं पढ़ते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि हमें ये पता चल जाए कि जो प्रश्न है वो किस पैराग्राफ के या गद्यांश के किस एरिया से पूछे जा रहे हैं और क्या मेन थीम पूछे जा रही है। और जिस लाइन को ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिस लाइन से संबंधित प्रश्न है, उस लाइन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमें टोटल गद्यांश को पढ़ना और उसका अर्थ निकालने की ज़रूरत न पड़े, ठीक है। देखते हैं, गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है? तो ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, जब उन्हें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण है, कौन सा कथन सही नहीं है? ये गद्यांश पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तब ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाते हैं। शैशवावस्था का सही संधि विच्छेद है, तो ये व्याकरण से संबंधित है, इसे गद्यांश से जोड़ नहीं सकते। अपरिवर्तनीय का विलोम, ये भी व्याकरण है। गद्यांश में किन पोषक तत्वों का उल्लेख किया हुआ है? तो गद्यांश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। गद्यांश के आधार पर आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये भी गद्यांश से समझ में आएगा। तो देखिए, पेपर 1 में एक बात ये होती है, हिंदी पेपर 1 में, कि जो पहला गद्यांश होता है उससे संबंधित 1 से लेकर 9 प्रश्न होते हैं, और पद्यांश से संबंधित उसके बाद 10 से लेकर 15 प्रश्न होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हिंदी पेपर 2 में क्या होगा कि दोनों गद्यांश से ही संबंधित होंगे। तो पहला गद्यांश से जो है 1 से लेके 8 तक प्रश्न होंगे, और दूसरे गद्यांश से 9 से लेके 15 तक जो है प्रश्न होंगे। उसके बाद पेडागॉजी होगी। तो देखते हैं, हम लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया पहले गद्यांश से संबंधित, अब गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है कि ऐसे निर्देश दिया होगा, उसके पहले दे भी दिया जाएगा पेपर में, एग्जाम में, कि ये जो गद्यांश है इससे संबंधित कहाँ तक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दुनिया भर में कुपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यानी कि छोटी छोटी जो पोषण, यानी कि हरी सब्जियां और चीज़ें हम नहीं खाते हैं, खनिज पदार्थ, उससे क्या है, कुपोषण की बीमारी अधिक होती जा रही है। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक है। तो कैसे देशों में? प्रश्न पूछा था जो है कि कुपोषण कैसे देशों में ज़्यादा अधिक फैल रही है, तो वो विकासशील देशों में, ठीक है। हमारे शरीर में आमतौर पर जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है उसमें आयोडीन, आयरन, फ्लोरिक एसिड, विटामिन ए तथा जिंक प्रमुख है। तो ये पूछा गया था ना क्वेश्चन में कि गद्यांश के अनुसार किन जो है पोषक तत्वों की बात की गई है, तो यही अगर ऑप्शन में होंगे तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फबारी, नदियों का मार्ग बदलना, यानी कि बाढ़ यहाँ पे होगा, ठीक है। बर्फबारी और बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियाँ लगातार मिट्टी की ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन को बहा देती हैं, जिससे ऐसे मिट्टी में उगने वाली फसलों में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मवेशियों और मनुष्य के आहार में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। पहले माना जाता था कि आयोडीन की कमी से केवल घींघा और बौनापन ही होता है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी कमी से भ्रूण से लेकर शैशवावस्था तक और फिर वयस्क होने तक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं होती हैं। यानी कि देखिए, इस प्रकार का भी प्रश्न है कि जो है पोषण से संबंधित किस प्रकार की बीमारियां हैं संबंधित, जो सामाजिक समस्याएं भी लाती हैं वयस्क भ्रूण अवस्था में, शैशवावस्था में। मतलब कि ये पूरी तरह से अपने आप के जीवन को क्या है, प्रभावित करती हैं। इनमें से अधिक स्थितियां अदृश्य और अपरिवर्तनीय हैं, पर इन्हें रोका जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका मेन थीम क्या था, मुख्य थीम क्या था, पोषण तत्व के बारे में, और आयोडीन की मात्रा को किस प्रकार से लिया जाए, और आयोडीन की मात्रा किस प्रकार से न मिलने पर हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या लाभदायक है आयोडीन लेने से। इस प्रकार की बातें हुई हैं, मेन थीम ये रही है। आगे देखते हैं, गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। सूक्ष्म तत्वों की कमी, पोषक तत्वों का असंतुलन, पोषक तत्वों की अनुपलब्धता और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में अज्ञानता। तो देखिए, पहले के सही आंसर का जो पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा पहला। गद्यांश के अनुसार कहा जा रहा है कि मुख्य कारण कुपोषण का क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है।
कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है? विश्व के प्रत्येक देश में, विश्व के विकसित देशों में, विश्व के विकासशील देशों में। तो मैंने बताया आपको भारत जैसे विकासशील देशों में बात हो रही थी, तो वही बात यहाँ पे है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश में दूसरी लाइन में था कि भारत जैसे विकासशील देशों में जो है कुपोषण की बीमारी अत्यधिक है, तो वही बात उसमें है। तीसरा है कि फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है? खेतों की ऊपरी मिट्टी का बह जाना। ये बात भी सही हो सकती है, क्योंकि गद्यांश में ये सही था। खेतों की अंदरूनी मिट्टी का जमा होना, ये बात गद्यांश में नहीं कही गई है। फसलों पर आयोडीन का छिड़काव न करना, ये भी गद्यांश में बात नहीं कही गई है। पेड़ पौधों द्वारा आयोडीन का अधिक उपयोग करना, ये भी गद्यांश में नहीं कहा गया है। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गद्यांश से मिल रहा है और यही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछा जा रहा है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव ऑप्शन सही होगा। आयोडीन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं, ये बात सही है। मैंने आपको बताया कि सामाजिक समस्याएं होंगी। शैशवावस्था, वयस्कावस्था और भ्रूण से लेकर वयस्कावस्था तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है आयोडीन की कमी से, यानी कि पोषण की कमी से। वनों की कटाई जैसी स्थिति आयोडीन को बहा देती है। नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निगेटिव है, तो निगेटिव सही ऑप्शन सही होगा। पोषक तत्वों की कमी केवल मनुष्य में पाई जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है? चौथा ही। पोषक की कमी यानी खनिज पदार्थों की कमी सिर्फ मनुष्य में है, और जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, उन्हें पोषण की ज़रूरत नहीं है, तो जरूरी है। यही नेगेटिव है, यही नेगेटिव है केवल। ये भी एक टैग वर्ड है कि केवल जिस वाक्य में आ जाता है वो जो है आपका ऑप्शन वो गलत होगा, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको याद रखें, क्योंकि सीटेट में टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपने अच्छे से समझ के चीज़ों को किया है तो आसान है, लेकिन अगर आपने कम समय में तैयारी की है तो खुद टैग वर्ड जो है कुछ आपको याद कर लेने चाहिए। शैशवावस्था का सही संधि विच्छेद है शैशवा योग अवस्था, शिशु योग अवस्था, शैशव योग अवस्था, शिशुआ योग अवस्था। तो 5 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन शैशव योग अवस्था जो है शैशवावस्था का सही संधि विच्छेद है। अपरिवर्तनीय का विलोम शब्द है परिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय। देखिए अपरिवर्तनीय लिखा है और इसका सही जो विलोम होगा वो हो जाएगा छठा का तीसरा परिवर्तनीय। ठीक है ना, आगे देखते हैं। गद्यांश में किन पोषक तत्वों का उल्लेख हुआ है? आयोडीन और प्रोटीन का, जिंक और आयरन का, आयरन और वसा का, वसा और फोलिक एसिड का। तो देखिए आयोडीन और आयरन, जितने भी ये जिंक है, ये सारे क्या हैं? वसा हैं, और इसमें फोलिक एसिड की बात की गई है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वसा में सारे जो है ये मिल जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। गद्यांश के आधार पर आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा, अंधापन, अवसाद, अस्थमा। तो 8वें के सही आंसर की बात कर लीजिए, जो आपने बहुत बार रटा होगा 9 से ही, वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब देखिए फिर दूसरा आपका गद्यांश इस तरह से आएगा, तो ये गद्यांश तो बहुत ही छोटे हैं, कुछ गद्यांश जो होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं और बड़े होते हैं, जिनको समझना भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इंग्लिश के पैसेज की आप बात करेंगे पेपर 2 की, तो मुझे लगता है कि अगर पढ़ा जाए अच्छे से तो वो आपका कम से कम 10 मिनट ले जाता है, उससे भी अधिक ले जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो उन पर भी चर्चाएं की जाएंगी, बहुत सी वीडियोज अपलोड हैं इंग्लिश पैसेज पे भी, किस प्रकार से उनको हल किया जाए। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखें। फिलहाल आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्या है? दुनिया की प्रकृति कैसी है, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश पढ़ने के बाद ऑप्शंस को पढ़ेंगे। आविष्कारों का उद्देश्य क्या है? जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है? क्योंकि 15 तक प्रश्न होंगे। गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? प्रकृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर नए शब्द की रचना की जा सकती है? भाषा से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ जो 16 है, यहाँ से पैडागॉजी सेशन शुरू होगा। 15 तक आपका गद्यांश से संबंधित होगा। तो पहले अब पढ़ लेते हैं गद्यांश। पहला गद्यांश पढ़ के हमने सारे आंसर दे दिए हैं 8 तक। अब दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश है कि संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रगति होती रहती है, प्रगतिशील है, संपूर्ण विश्व प्रगतिशील है, और हमारा जो भारत है वो विकासशील है। तो संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रगतिशील होती रहती है, प्रगति होती रहती है। ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार हो गया है जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था, ये सही है। यह है कि दुनिया की प्रकृति जो बदलती रहेगी और हम भी इसके साथ बदलते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा बदलना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया बदलती रहेगी। बहुत ही बेस्ट पॉइंट है और
प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अपने मन में कन्फ्यूजन एग्ज़ाम के टाइम में न लेके जाइए। जब भी गद्यांश को पढ़िए बहुत ही मन से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आप खुद के बारे में पढ़ रहे हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाइए, समझते जाइए, ताकि जब आप क्वेश्चंस को अटेंड करें तो दोबारा आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। इन सब सुविधाओं और आविष्कारों का उद्देश्य यही है कि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके। देखिए सभी सुविधाओं और आविष्कारों का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा था। इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके। ठीक है। संसार में ये एक प्रश्न था, तो इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। संसार में रहकर अपने जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाइए, परंतु अपने असली स्वरूप को भी पहचानिए। आगे देखते हैं। आपका असली स्वरूप आपसे अलग नहीं है और वह है शांति। वास्तव में जीवन का लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद और शांति पाना। हम जो करते हैं शांति के लिए करते हैं। जीवन सफल करने की सबसे पहली पीढ़ी है, वह सबके हृदय में है। ठीक है। देखिए पहली पीढ़ी क्या है? सबके हृदय में है। हमारा हृदय अंदर से हमें क्या करता है? प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है कि अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने अंदर जो शांति है उसका अनुभव कीजिए। जिस दिन हम अपने हृदय की प्यास को समझना शुरू कर देंगे, उस दिन शांति के लिए हमारी खोज शुरू होगी। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। तो ये रहा गद्यांश। पढ़ते हैं अब प्रश्न इससे संबंधित और ऑप्शंस को भी। दुनिया की प्रकृति कैसी है? परिवर्तनशील, धर्मशील, विकासशील और अपरिवर्तनशील। तो 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपने देखा विकासशील तो कुछ देश हैं, लेकिन परिवर्तनशील प्रत्येक देश है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। आविष्कारों का उद्देश्य क्या है? मनुष्य शांति और आनंद की अनुभूति कर सके, मनुष्य भौतिक सुविधाओं का लाभ उठा सके, मनुष्य तरह तरह के पुरस्कार प्राप्त कर सके, मनुष्य अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। तो गद्यांश में जिसकी बात हो रही है वही ऑप्शन आपको चूज करना है। गद्यांश में पहले ऑप्शन की बात की गई है कि आविष्कार इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमें शांति और आनंद की अनुभूति हो। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामाजिक प्रतिष्ठा, भौतिक वस्तुओं का निर्माण, शांति और आनंद। तो इसी के बारे में बात हुई है गद्यांश में, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? प्रगति, शांति, विकास और उन्नति। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका दूसरा, शांति। ठीक है। अब ये बताइए इन तीनों से वह किस प्रकार भिन्न है? ये क्या है? उन्नति, विकास, प्रगति क्या है और शांति क्या है? ठीक है। संज्ञा विशेषण में अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएंगे आप और सही आंसर बताएंगे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है? क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें निरुत्साहित करता है, ये बात नहीं कही गई है। हमारा अंतर्मन हमें प्रोत्साहित करता है, ये बात कही गई है। और देख लेते हैं, हमारा अंतर्मन हमें विचलित करता है, नहीं। हमारा अंतर्मन हमें झकझोरता है, नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में इसी बात की बात कही गई है कि हमारा जो मन है, हृदय है, हमें अंतर से प्रेरित करता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानना, अपने परिवार के सदस्यों को जानना, अपने मित्रों के बारे में जानकारी रखना, स्वयं की पहचान करना। गद्यांश में कहा गया है कि स्वयं के बारे में जाने। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर नए शब्द की रचना की जा सकती है? इत, इक, क और ता। ठीक है। तो प्रकृति, प्राकृतिक,